हेलो स्टूडेंट्स, एक्सलेंट लर्निंग के वीडियो में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आरपीएससी ने संस्कृत शिक्षा विभाग में भर्तियों का पिटारा खोल दिया है। सीनियर टीचर के लगभग 347 पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये किया जा रहा है और वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती है और पदों की संख्या आपको ये दी गई है। और ये जो संस्कृत शिक्षा विभाग है, इसमें नियुक्ति दी जाएगी। इनके द्वारा जो अभ्यर्थी पास होंगे 6 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। आरपीएससी अजमेर ने बुधवार को ही संस्कृत शिक्षा विभाग में 6 विषय संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और सामाजिक ज्ञान, गणित और विज्ञान, इन 6 विषयों के सीनियर टीचर के कुल 347 पदों पर यह भर्ती निकाली है। और ये 6 विषय हैं। इनमें जो शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण है, आवेदन की प्रक्रिया है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस आवेदन में दी गई है। और ऑनलाइन आवेदन जो है वो 6 फरवरी से 6 मार्च 2024 की रात 12 बजे तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है और ऑफलाइन आवेदन बिल्कुल स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि और जो केंद्र होगा उसके बारे में आपको बाद में सूचित किया जाएगा। अभी आपसे फॉर्म ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं और आयोग की जो वेबसाइट है उस पर आप ये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किस प्रकार से पदों की संख्या, ये इसमें आवेदन में हम देख सकते हैं। ये जो इन्होंने भर्ती का जो विज्ञापन निकाला है, इसके अंदर संस्कृत के कुल पोस्ट है 66। इसमें हर एक कैटेगरी के अलग अलग दिए गए हैं। ये है जनरल विमेन, जनरल है, जनरल विमेन के हैं, विडो है, डिवोर्स है, फिर ये एससी कैटेगरी के हैं और इधर फिर एसटी कैटेगरी के, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ये पदों की संख्या है। उसके बाद हिंदी के अंदर ये पदों की संख्या है 34 और 5। संस्कृत में थी 66 और 13। ठीक है, और इधर है 34 और 5। इसी तरह से अंग्रेजी विषय के अंतर्गत भर्ती की जाएगी। 46 पद हैं और यहाँ पर ये पद हैं 3। सामाजिक विज्ञान के अंदर जो पदों की संख्या है वो है 61 और 4। और सभी कैटेगरी के अंदर है ये जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत ये पदों का वर्गीकरण इस भर्ती विज्ञापन में दिया गया है। उसी तरह से गणित के अंदर पोस्ट जो है वो 61 है और ये 7 है। विज्ञान के अंदर दी गई है 47 पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पर ये जो एनएसए और एसए का मतलब है नॉन शेड्यूल्ड एरिया, और ये शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरिया में संस्कृत की 13 पोस्ट है और नॉन शेड्यूल्ड में 66 है। इसी तरह से हिंदी की नॉन शेड्यूल्ड एरिया में 34 पद हैं और शेड्यूल्ड एरिया में 5 है। और ये इस तरह से अंग्रेजी भाषा का वर्गीकरण किया गया पदों का और फिर अलग अलग कैटेगरी में वर्गीकरण किया गया है। तो इस प्रकार से ये भर्ती निकाली गई है। और अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो आयु सीमा दी गई है वो आयु सीमा दी गई है 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और आरक्षित पदों के लिए जो छूट का प्रावधान होता है वो इसके अंदर रखा गया है। अभ्यर्थियों को जो चयन किया जाएगा वो लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। लिखित परीक्षा होगी, उसमें मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। और इसके लिए आपको विस्तृत जानकारी और चाहिए तो आप साइट देख सकते हैं https://rpsc.rajasthan.gov.in। ठीक है, और अनिवार्य जो शैक्षणिक योग्यता है, यहाँ हम देखते हैं क्या अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता चाहिए। तो संस्कृत विषय के लिए शास्त्री इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विथ संस्कृत मीडियम एंड शिक्षा शास्त्री डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और जो भाषा हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद द कंसर्न सब्जेक्ट एंड एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशनल रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई।
इसी तरह से विज्ञान विषय के लिए है ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन with at least two of the following subject as optional subject: physics, chemistry, zoology, botany, microbiology, biotechnology, and biochemistry, and degree or diploma in education recognized by NCTE. At least two subject इनमें से होने चाहिए, केमिस्ट्री जूलॉजी हो, केमिस्ट्री बॉटनी हो, तो इनमें से दो सब्जेक्ट जिनके हैं ग्रेजुएशन में वो आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय के लिए एसएसटी के लिए है ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ एटलीस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स: हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी, एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई, यानी बीएड होना चाहिए। अब ये है कि जो शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान है वो क्या है कि अंतिम वर्ष की कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जिनका अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति जिनका भी लास्ट ईयर चल रहा है वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पहले शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। लेकिन जब आपका रिटर्न का एग्जाम होगा ना, उससे पहले आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आपकी मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। और वेतन रहेगा L11 का रहेगा, ग्रेड पे है 4200 रुपये। राज्य सरकार के नियमानुसार प्रोबेशन में नियत मासिक वेतन फिक्स पे दिया जाएगा, जो निर्धारित फिक्स पे है वो आपको दिया जाएगा। आयु सीमा वही न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष है, और जिन आरक्षण के अनुसार आयु में छूट भी दी गई है, कैटेगरी के अनुसार छूट भी दी गई है। अब ये छूट किस प्रकार से है यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों को 5 वर्ष की छूट आयु में दी जाएगी, और राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए यह छूट रहेगी 10 वर्ष। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता, विडोज एंड डिवोर्सी वुमेन है, उन महिलाओं के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, वे सभी किसी भी आयु के वे फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आयु की छूट रहेगी। और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। तो जो चयन प्रक्रिया है, अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर जो आंसर शीट है उसके मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन और नॉर्मलाइजेशन पद्धति को भी अपनाया जा सकेगा। ठीक है, तो आपका एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बेस पर मेरिट बनेगी, उस मेरिट के आधार पर व्यवस्थित किया जाएगा सिलेक्शंस को। परीक्षा का स्थान और माह कब आयोजित होगी, तो परीक्षा का स्थान और तिथि के संबंध में यथा समय आपको सूचित कर दिया जाएगा। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, प्रतियोगी परीक्षा संबंधी सेवा नियम के नियम 21 के अनुसार आयोजित की जाएगी। उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा, यानी कि आपका जो लिखित परीक्षा होगी वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगी, और जल्द ही जो सिलेबस है वो भी वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, तो उस पर जल्द ही सिलेबस भी आ जाएगा, आपको आवेदन करना है। आवेदन की तिथि दी गई है 6 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 रात्रि 12 बजे तक। 1 महीने का आपके पास में समय है आवेदन करने के लिए। आवेदन की प्रक्रिया किस प्रकार की होगी, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले जो अभ्यर्थी है उनको इस वेबसाइट पर उपलब्ध जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है उसको भरना होगा। इसके अंदर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अपनी SSO ID की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें से लॉगिन करके सिटीजन एप्स G2C जो है इस ऐप पे उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना है आपको, और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना होगा।
और पहली बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी जन्म तिथि, अपना लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा, अपनी आधार कार्ड और पैन कार्ड या वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या इनमें से किसी भी एक आईडी प्रूफ के विवरण को उसके अंदर अपलोड करना है, और ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने बहुत ज़रूरी हैं। अब जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही ओटीआर कर रखा है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले से ही कर रखा है, तो वे अभ्यर्थी क्या करेंगे, एसएसओ पोर्टल जो है उससे लॉगिन करके सिटीजन एप्स G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर अपने ओटीआर जो नंबर उनको मिले हुए हैं उनके आधार पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। उनको जो ओटीआर नंबर पहले मिला हुआ है उसके आधार पर उनको आवेदन करना है। यानी कि जो नए हैं उनको तो ओटीआर मिलेगा, और जो पुराने हैं पहले फॉर्म भर रखे हैं उनके ओटीआर नंबर आवंटित हो चुके हैं, उन्हें दिए जा चुके हैं, उसके आधार पर आवेदन उन्हें करना है। अब अभ्यर्थी के द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर करने के बाद ओटीआर की जो प्रोफाइल है उसमें स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण और आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आईडी विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। यानी कि आप जब आवेदन करते हैं तो बहुत ही गंभीरतापूर्वक करें, क्योंकि फिर उसके पश्चात यहाँ ओटीआर अगर हो गया तो उसके बाद में संशोधन करना संभव नहीं होगा। इसलिए ओटीआर करने से पहले ही आधार है या जनाधार है, एसएसओ प्रोफाइल में अंकित जो विवरण है उसको अपने शैक्षणिक जो दस्तावेज है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर अंकित प्रविष्टियों से मिलान कर लें। उसमें सुधार की गुंजाइश है तो पहले ही कर लें, बाद में ये सुधार नहीं होने वाला है। और इसमें कोई अंतर दिखता है, आपको अंतर लगता है, तो जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, एसएसओ आईडी की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन या करेक्शन कराने के बाद ही आप ओटीआर का पंजीयन करवाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं और आवेदन फॉर्म भरने की कार्रवाई करें। यानी कि जल्दबाजी नहीं करें। आपको 1 महीने का समय दिया गया है, आपके डॉक्यूमेंट्स में सभी एक समान प्रविष्टियां होनी चाहिए, उसके बाद आप पंजीयन करें, ऑनलाइन फॉर्म भरें। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद ही आपको आवेदन पत्र क्रमांक मिल जाएगा, और आवेदन पत्र क्रमांक यानी एप्लीकेशन आईडी आपको प्राप्त नहीं हुई है तो इसका मतलब यह है कि आपका आवेदन पत्र जमा ही नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। प्रीव्यू करके हमने छोड़ दिया और हमें लगा सबमिट हो गया, तो वो सबमिट नहीं हुआ है। जब तक हमें आईडी नहीं मिल जाती तब तक वो सबमिट नहीं हुआ है। उसके बाद है, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या आ रही है तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर हेल्प डेस्क नंबर भी दिए गए हैं, ईमेल भी दिया गया है, जहां पर हम संपर्क करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन पूछ सकते हैं या हमें मिल सकता है। अब आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, जिस कैटेगरी में आवेदन कर रहा है, उसी श्रेणी में ही ऑनलाइन आवेदन उनको करना है। गलत सूचना यदि दी है, तथ्य छुपाए गए हैं, तो अभ्यर्थियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की क्रिमिनल श्रेणी के आवेदक और राजस्थान राज्य के भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, क्रिमिलेयर एंड नॉन क्रिमिलेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यानी कि राजस्थान से बाहर के जो राज्य हैं, दूसरे जो राज्य हैं, तो वहां से जो भी किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट यदि आवेदन करता है तो उसे सामान्य वर्ग में ही माना जाएगा, सामान्य वर्ग में ही आवेदन करना होगा। ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। ठीक है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिंट आवश्यक रूप से निकाल लें। आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के अलावा किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन या हाथ से भरा हुआ आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार आपने यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर दिया, उसके बाद में आपको ना तो कोई ऑफलाइन कॉपी भेजनी है, ना ऑफलाइन आवेदन भरना है। आपको सिर्फ एक बार यहाँ से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कर देनी है। अभ्यर्थी आवेदन में आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित सभी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का विवरण स्पष्टतः और आवश्यक तौर पर अंकित करे। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ऐसी योग्यता, अनुभव विचारणीय नहीं होगा। अंतिम तिथि निकल चुकी है, उसके बाद में अगर आपने कोई योग्यता अर्जित की है, वो बाद में आई है, तो उसका पहले अंकन नहीं करना है।
केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित शैक्षणिक योग्यता का अनुभव ही बाद में विचारणीय होंगे। इसीलिए आवेदन में अंकन करना ज़रूरी है। यदि आपने आवेदन में अंकन नहीं किया, बाद में आपको कोई डिग्री मिलती है तो उस पे कोई विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि आपने आवेदन में अंकन कर दिया है और आवेदन की अंतिम तिथि के बाद में अगर आपको कोई शैक्षणिक योग्यता, कोई डिग्री, कोई मार्कशीट मिलती है, तो वह विचारणीय होगी। तो इसलिए आवेदन में अंकन ज़रूर करना। आप यदि अंतिम वर्ष में अभी हैं, मान लीजिए आप बीएड के सेकंड ईयर में हैं, तो आप उसका उल्लेख ज़रूर करें और जब मार्कशीट आए तब उस पे विचार किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को श्रुतलेख की सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में श्रुतलेख संबंधी विकल्प को अनिवार्य रूप से चयन करना होगा। यदि उक्त विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो श्रुतलेख की सुविधा देनी नहीं होगी। यदि आपने ऑनलाइन आवेदन में इसका विकल्प का चयन नहीं किया तो बाद में ये सुविधा आपको उपलब्ध नहीं होगी, तो सावधानी पूर्वक ऑनलाइन आवेदन को भरना है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में धुंधली यानी ब्लर्ड स्कैन फोटो अपलोड नहीं करें। आपका फोटो जो एकदम क्लियर होना चाहिए, समझ में आनी चाहिए आपकी फोटो है, आपको देख करके मिलान किया जा सके। और जो नवीन फोटो अपलोड की जा रही है उसकी 5 रंगीन फोटो प्रतियां सुरक्षित रखें अपने पास में। तो आप जो फोटो निकलवा रहे हैं अपनी, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए और कम से कम, ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम से कम 5 रंगीन फोटो आप उसकी अपने पास में सुरक्षित रखेंगे जो आगे काम आएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचनाएं। आपने ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर दिया है, उसके बाद में किसी प्रकार की आपको त्रुटि का पता चला, तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में ओटीआर प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है। यानी इनका तो संशोधन नहीं हो सकता, ये तो आपको पहले से ही सावधानी से भरना है। लेकिन कुछ अन्य त्रुटियां उसका हम संशोधन कर सकते हैं। कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के बाद 10 दिन के अंदर अंदर आपको निर्धारित शुल्क रुपए है 500 रुपए देकर ऑनलाइन संशोधन, आयोग की वेबसाइट है https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध दिशा निर्देशों के अनुसार वह कर सकता है। आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 45 दिन पहले 10 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा, जिसके अंदर अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किए जा सकेंगे। तो ये उस वक्त ये संशोधन किए जा सकेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग में किसी स्तर का कोई संशोधन संभव नहीं होगा। लेकिन ये संशोधन तो नहीं होगा। किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात अभ्यर्थी को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओटीपी के माध्यम से भी की जाएगी। सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु शुल्क 500 रुपए निर्धारित किए गए हैं। आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार नहीं किया जाएगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऑफलाइन ऑनलाइन संशोधन तिथि उपरांत कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा। अब ये आपका स्कीम दिया गया है किस प्रकार से एग्जाम होने वाला है, क्या क्या उसके अंदर सब्जेक्ट रखे जाएंगे, डिटेल सिलेबस आपको बाद में जारी कर दिया जाएगा। फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स। 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस वाले आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। 2 घंटे का पेपर होगा। पेपर शेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कैरिंग द नंबर ऑफ मार्क्स एंड एज शोन अगेंस्ट देम। जो फर्स्ट है ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 80 मार्क्स का है। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान 20 मार्क्स का है। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया 60 मार्क्स का है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी है 40 मार्क्स का, मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 40 मार्क्स जो है हम अपने एक्सलेंट लर्निंग के वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस भी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए जाएंगे, जिससे कि हम अपना स्व मूल्यांकन भी कर सके। तो आप ज्वाइन करें एक्सलेंट लर्निंग चैनल, सब्सक्राइब करें।
अब फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर संस्कृत, तो इसके जो संस्कृत सब्जेक्ट है, पेपर का जो सब्जेक्ट है, उसमें आएंगे 300 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 आवर्स 30 मिनट्स, 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है, 150 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस के आने वाले हैं, और उसका सिलेबस रहेगा नॉलेज ऑफ प्रवेशिका एंड परिस्था उपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्याय स्टैंडर्ड अबाउट रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर 180 मार्क्स का, नॉलेज ऑफ शास्त्रीय स्टैंडर्ड अबाउट रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर 80 मार्क्स का, टीचिंग मेथड्स ऑफ रेलेवेंट सब्जेक्ट, टीचिंग मेथड्स आएंगे आपके 40 मार्क्स के। उसके बाद में ये जो मीडियम रहेगा संस्कृत भाषा ही रहेगा। और फिर फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर अदर देन संस्कृत, संस्कृत के लिए जो दे रहे हैं परीक्षा दे रहे हैं तो उनको ये सिलेबस दिया गया है, प्रवेशिका है और वरिष्ठ उपाध्याय स्टैंडर्ड है उसका जानकारी होनी चाहिए, और शास्त्रीय स्टैंडर्ड जो है रेलेवेंट सब्जेक्ट में उसकी जानकारी होनी चाहिए, और टीचिंग मेथड्स का। बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे कि साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, उस एसएसटी है, तो उसके अंदर जो सब्जेक्ट का पेपर है वो 300 मार्क्स का होगा, 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है, 150 क्वेश्चन आएंगे, और ये सिलेबस रहेगा नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर 180 मार्क्स, नॉलेज ऑफ ग्रेजुएट स्टैंडर्ड अबाउट रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर है 80 मार्क्स, टीचिंग मेथड ये है 40 मार्क्स का। Detailed syllabus and scope of paper for the examination will be prescribed by the commission from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the commission deems fit. अब इस ये तो आपको पता चल ही जाएगा आप कि ये 5 ऑप्शंस आने लगे हैं, पहले 4 ऑप्शंस आते थे, अब यदि आप क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो 5 ऑप्शन आपको अनिवार्य रूप से भरना है, और ब्लू पेन को आपको यूज़ करना है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। तो ये आपका, बाकी इसमें बताया गया आपको मोबाइल नहीं लेके जाना है, आपको एड्रेस जो है वो सही से दिया जाना है, अगर एड्रेस आपने चेंज कर लिया तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको आयोग को भेजनी है, और ऐसा नहीं है कि 6 मार्च हमें लास्ट डेट देती है तो हम उसी दिनांक को भरें, उससे पहले भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो हम फॉर्म को भर दें, और किस प्रकार से संशोधन किया जाना है इसकी डिटेल जानकारी आपको दे दी गई है। तो ये जानकारी है आपके सेकेंड ग्रेड के लिए, और प्रमाण पत्रों का सत्यापन ये जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद जो मूल दस्तावेज हैं इसकी जानकारी आपको बाद में एक्सेलेंट लर्निंग के वीडियोस में ही दे दी जाएगी। अभी जो आपके काम की चीज़ें वो सारी हमने डिटेल में यहाँ डिस्कस कर लिया है, और जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया आरंभ होती है आप तुरंत आवेदन करें, जो सेकेंड ईयर में है, बीएड सेकेंड ईयर में, वे भी आवेदन करें, और उसके पश्चात जो आपको टॉपिक दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी करना शुरू कर दें अविलंब। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बार भर्ती निकली है और आपके लिए नई उम्मीदें जागी हैं, आप मेहनत करें ज़रूर, ये एक सीट आपके लिए है, तो आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर आप इसको अचीव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे संबंधित आप एजुकेशनल साइकोलॉजी से संबंधित स्टडी करने के लिए और भर्ती विज्ञापन संबंधी और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप देखते रहिए एक्सेलेंट लर्निंग के वीडियोस। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।